हाँ जी, तो आ गए। आज हम एक शॉट में पूरा करेंगे, वन शॉट में, सेल साइकिल, सेल डिवीजन। बहुत से बच्चों को उसमें परेशानी रहती है, इसके न्यूमेरिकल नहीं हो पाते, तो आज वो सारी चीज़ें देखेंगे जल्दी जल्दी। ध्यान से सुनिए। चैप्टर सेल साइकिल, सेल डिवीजन में हमें सेल की ज़िंदगी के बारे में पढ़ना है बस। एक सेल पैदा होता है इंसान की तरह, उसके बाद ग्रो करता है, जैसे एक इंसान ग्रो करता है, ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है, और उसके बाद जैसे इंसान अपनी कॉपी बना देता है, सेल भी अपनी कॉपी बना के ख़त्म हो जाता है, मतलब 2 सेल में बढ़ जाता है। सेल डिवीजन 2 टाइप की होगी, माइटोसिस और मियोसिस, और आज हम पहले पढ़ने जा रहे हैं माइटोसिस। बहुत ध्यान से सुनिए, ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि सेल पहले पैदा होता है, उसके बाद ग्रोथ करता है, और ग्रोथ करने के बाद रेप्लिकेट करता है, और उसके बाद सेल डिवाइड हो जाता है। अब ज़रा ध्यान से सुनना। जैसे कि इंसान की ज़िंदगी के अलग अलग स्पैन होते हैं, मतलब लाइफ स्पैन अलग अलग इंसान का अलग अलग होता है, ऐसे ही अलग अलग सेल की ज़िंदगी भी अलग अलग टाइम पीरियड के लिए होती है। कुछ सेल 120 दिन जी सकते हैं, जैसे आरबीसी। कुछ सेल 90 मिनट में ख़त्म हो जाते हैं, जैसे कि यीस्ट का सेल। और हम जो ह्यूमन सेल पढ़ने जा रहे हैं, उसकी ज़िंदगी 24 घंटे की है। तो अगर मैं एक सेल साइकिल का ग्राफ बनाऊं, और ये सेल साइकिल का ग्राफ है, सेल नहीं है, तो वो अपनी ज़िंदगी के 5% टाइम एम फेज में रहता है, जो उसकी ज़िंदगी का मेन काम है। और जब वो डिवाइड नहीं कर रहा, जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा, उस वक्त जिस फेज में वो है, उस फेज को कहते हैं इंटरफेज। तो सेल की ज़िंदगी के 2 फेज होगा, एम फेज और इंटरफेज। और इंटरफेज का फिर मेन फेज हुआ एस फेज। एस फेज क्यों? बहुत ध्यान से सुनो जरा। सेल को डिवाइड करना है, माइटोसिस करनी है, और माइटोसिस करने से पहले वो अपनी इंफॉर्मेशन को डबल करना चाहेगा। उसके अंदर एक डीएनए धागा है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसमें सदियों की इंफॉर्मेशन स्टोर है। एवोल्यूशन होता गया और डीएनए में स्टोर होती गई, इंफॉर्मेशन होती गई। अब वो ये इंफॉर्मेशन आने वाले 2 डॉटर सेल को देना चाहता है। तो अगर मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन है और मैं वो 2 बच्चों में बांटना चाहता हूं, तो उसमें सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? उस इन्फॉर्मेशन की कॉपी बनवानी पड़ेगी। तो इंटरफेज में वो अपने डीएनए की कॉपी बनवाता है, डीएनए रेप्लिकेशन करता है, और जिस फेज में वो डीएनए रेप्लिकेशन करेगा उसे एस फेज बोलेंगे। तो सेल की जिंदगी का सबसे मेन फेज एम फेज है, जिस वक्त वो डिवाइड कर रहा है, और जिस वक्त वो डिवाइड नहीं कर रहा वो इंटरफेज में है। और इंटरफेज का भी सबसे अहम फेज एस फेज है, जब वो डीएनए रेप्लिकेशन करेगा। उसके अलावा इस फेज को बोलेंगे G1, ये एम फेज और एस फेज के बीच का गैप है, और G2, ये भी एम फेज और एस फेज के बीच का गैप है। तो यानी कि आप इसको सिंप्लीफाई करके कह सकते हैं कि एक सेल की जिंदगी 24 घंटे की अगर है, या 90 मिनट की है, या 120 दिन की भी है, तो सेल की जिंदगी में 2 फेज है, एम फेज और इंटरफेज। इंटरफेज के 3 फेज हो गए, G1, एस फेज, G2 फेज। और एम फेज के 2 फेज हो गए, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। पहले हम इंटरफेज को समझते हैं। इंटरफेज, ये ग्राफ दोबारा देख लीजिए एक बार, जो आपकी बुक में भी दे रखा है, ये रहा। तो एम फेज जिस वक्त वो डिवाइड कर रहा है, और जिस वक्त वो डिवाइड नहीं कर रहा इंटरफेज। इंटरफेज के 3 फेज, G1, एस फेज, G2। एस फेज में वो डीएनए रेप्लिकेट करेगा। G1 में क्या करेगा, सुनिए ध्यान से। सेल G1 के अंदर मैक्सिमम ग्रोथ करेगा। इस वक्त पैदा हुआ था, तो पैदा होते ही ग्रोथ शुरू कर देगा। मैक्सिमम ग्रोथ G1 में करेगा। मेटाबॉलिकली एक्टिव होगा। मेटाबॉलिकली एक्टिव होगा, मैक्सिमम ग्रोथ कर रहा है, मेटाबॉलिकली एक्टिव होगा, और उसके साथ साथ G1 में वो ट्रांसलेशन करेगा और ट्रांसक्रिप्शन करेगा, मतलब प्रोटीन भी बनाएगा और आरएनए भी बनाएगा। एस फेज के अंदर क्या करेगा सेल? एस फेज के अंदर आप कह सकते हैं डीएनए का अमाउंट डबल करेगा, मतलब डीएनए रेप्लिकेशन होगा। डीएनए रेप्लिकेशन होगा। उसके साथ साथ भाई मान लीजिए सेल के अंदर, आप जानते हैं ये सेल, उसके अंदर न्यूक्लियस और ये डीएनए का धागा क्रोमैटिन की फॉर्म में पड़ा हुआ है। ये पैक है हिस्टोन प्रोटीन के साथ। तो जब धागा डबल होगा, थ्रेड डबल होगा, तो उस प्रोटीन को भी डबल करना पड़ेगा जो इसे पैक करता है। तो हिस्टोन सिंथेसिस भी एस फेज में होगी। और अगर ये एनिमल सेल है,
अगर ये एनिमल सेल है तो इसके अंदर सेंट्रियोल डुप्लीकेशन भी होगी। तो जीवन में मैक्सिमम ग्रोथ, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन और उसके साथ साथ हिस्टोन प्रोटीन का बनना, और अगर एनिमल सेल है तो सेंट्रियोल डुप्लीकेशन। G2 में बस ये प्रिपरेशन करेगा एम फेज के लिए। G2 में बस ये प्रिपरेशन करेगा एम फेज के लिए। G2 में से एम फेज में जाना है तो यहाँ प्रिपरेशन होगी, और प्रिपरेशन किस चीज़ की होगी? स्पिंडल फाइबर बनाने की। मतलब यहाँ पर ट्यूबुलिन सिंथेसिस होगा और यहाँ पर हिस्टोन सिंथेसिस होगा। तो ये इंटरफेस की कुछ बातें थी। G1, G2 एस फेज। G1 में मैक्सिमम ग्रोथ होगी, ट्रांसलेशन होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा, एस फेज में ये सारी चीज़ें होंगी, G2 में ट्यूबुलिन सिंथेसिस होगा। अब ज़रा ध्यान से सुनो, जहाँ तुम्हें दिक्कत होती है वो बात सुनो। यहाँ जब सेल G1 में था, उसके न्यूक्लियस में इतना क्रोमैटिन है, अगर मैं इंसान के सेल की बात करूं, कि उसके 46 क्रोमोसोम बन सकते हैं, और 46 क्रोमोसोम में 46 क्रोमैटिड है। समझना ज़रा इस बात को। मैं तुमसे कहूं कि ये कितने क्रोमोसोम हैं, तो तुम कहोगे ये 2 क्रोमोसोम है सर। एक क्रोमैटिड मतलब 2 क्रोमैटिड होंगे, 2 क्रोमोसोम होंगे। अब मैं इस क्रोमैटिड का डुप्लीकेशन कर दूं, मतलब मैं तुमसे पूछूं ये कितने क्रोमोसोम हैं, तो तुम अब भी कहोगे ये 2 क्रोमोसोम है, मगर 2-2 क्रोमैटिड के साथ। ये 2 क्रोमोसोम थे एक क्रोमैटिड के साथ, ताकि जब मैं इस सेल को डिवाइड करूं तो इस क्रोमैटिड को एक सेल में दे दूं और एक क्रोमैटिड को दूसरे सेल में। तो एस फेज में यही क्रोमैटिड डबल हुए हैं। क्रोमोसोम का नंबर डबल नहीं हुआ, याद रखना, एस फेज से गुजरते हुए कभी भी क्रोमोसोम का नंबर डबल नहीं होता, क्रोमैटिड का नंबर डबल होता है। यही बच्चे परेशान रहते हैं। तो मैंने G1 से G2 में जाते हुए, जब सेल G1 से G2 में गया है तो डीएनए का अमाउंट 2C से 4C हो गया। क्रोमोसोम 46 थे, क्रोमोसोम 46 ही रहे। याद रहे ये बात बिल्कुल। एस फेज से गुजरते हुए क्रोमोसोम का नंबर चेंज नहीं हुआ। क्रोमोसोम डुप्लीकेशन हुई है मगर नंबर नहीं बदला। और क्रोमैटिड 46 थे, यहाँ पर एक क्रोमोसोम में एक क्रोमैटिड, यहाँ क्रोमैटिड हो गए 92। मतलब जब सेल G1 से G2 में गया है, क्रोमोसोम का नंबर सेम रहा, डीएनए का अमाउंट डबल हो गया, क्रोमैटिड का नंबर डबल हो गया। यहाँ एक क्रोमोसोम एक क्रोमैटिड के साथ था, यहाँ एक क्रोमोसोम 2 क्रोमैटिड के साथ होंगे। अगर तुम्हें ये बात समझ में आ गई है तो इससे आने वाले बहुत से क्वेश्चन तुम बड़ी आसानी से कर लोगे। G1 से G2 में जाते हुए क्रोमोसोम का नंबर नहीं बदला, अमाउंट बड़ा है डीएनए का, 2C से 4C हो गया, और क्रोमैटिड का नंबर डबल हुआ है, 46 थे यहाँ पर 92 हो गए। तुम्हें बस इन 3 फेज के बारे में, चाहे माइटोसिस हो चाहे मियोसिस हो, बस ये बातें ध्यान रखनी है। G1 में मैक्सिमम ग्रोथ, G1 में ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन, एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए का अमाउंट डबल हुआ, क्रोमोसोम का नंबर सेम रहा, क्रोमैटिड का नंबर डबल हो गया, हिस्टोन सिंथेसिस हुआ है, और अगर एनिमल सेल है तो सेंट्रियोल डुप्लीकेशन हुआ है, वो जो स्पिंडल फाइबर निकालता है वो ऑर्गेनेल। और G2 में बस प्रिपरेशन हुई है। अब सीधा मैं माइटोसिस में जाता हूं, एम फेज में। यहां पर ये सारी बातें लिखी हुई जो भी हमने पढ़ी हैं। G1 एस फेज, G1 में क्या क्या चीज़ें होंगी वो सारी यहाँ पर लिखी है। मेटाबॉलिकली एक्टिव है, रेप्लिकेशन होगा एस फेज में, 2C से अमाउंट 4C हो जाएगा, और एस फेज के अंदर क्रोमोसोम का नंबर सेम रहेगा, मतलब 2N डिप्लॉइड। और एनिमल सेल है तो उसके अंदर एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन के साथ साथ सेंट्रियोल डुप्लीकेशन भी होगा। इस पेज पर बस यही बातें लिखी हुई हैं। अब आगे सुनो, अगर मैं एम फेज की बात करूं तो एम फेज में ये कैरियोकाइनेसिस है, मतलब न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, और साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म डिवीजन होगी। मुझे करना क्या है,
मान लो ये एक सेल है, इसके अंदर एक न्यूक्लियस है, इतना क्रोमैटिन है कि 46 क्रोमोसोम बन सके एक क्रोमैटिड के साथ। तो मैं पहले इस सेल में 2 न्यूक्लियस बनाऊंगा इतने क्रोमैटिन के साथ जितना ये था, बिल्कुल G1 फेज़ वाला। उसमें 46 क्रोमोसोम, 46 क्रोमैटिड, और उसके बाद इस सेल को डिवाइड कर दूंगा, ये बन गए 2 सेल। ये पूरा माइटोसिस मैंने आपको शॉर्ट में समझा दिया। मुझे ये करना है M फेज़ के दौरान, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। अब मैं आपको कैरियोकाइनेसिस पढ़ाने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनो जरा। कैरियोकाइनेसिस कहते हैं न्यूक्लियर डिवीजन को, और क्योंकि इसमें बहुत सारे इवेंट होते हैं, बहुत ड्रामेटिक फेज़ है, तो हम इसको अलग अलग फेजेस में बांट देंगे। जो भी चीज़ बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक होगी उसको टुकड़ों में तोड़कर पढ़ेंगे हम, और इवेंट के आधार पर तोड़ेंगे कि ये इवेंट हो रहे हैं तो ये वाला फेज़ है, और ये इवेंट हो तो ये वाला फेज़ है। कैरियोकाइनेसिस के 4 फेज़ हैं: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। और अब जल्दी से सुन लो इन चारों फेज में क्या होता है। सबसे पहले ये प्रोफेज है। प्रोफेज के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटनी शुरू हो जाएगी, यहाँ से टूटनी शुरू हो जाएगी। जगह जगह से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटनी शुरू हो गई, और अंदर जो क्रोमैटिन का धागा है वो कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनाना शुरू कर देगा। मतलब प्रोफेज में क्रोमैटिन सुलझना शुरू हुआ, पहले उलझा हुआ था, अनटेंगल्ड होना शुरू हुआ, और वो कंडेंस होना शुरू हो गया, और ऐसे क्रोमोसोम बनने शुरू हो गए। तो प्रोफेज में बस यही हुआ, प्रोफेज में क्रोमोसोम कंडेंस होना शुरू हो गए, और उसके साथ साथ सेंट्रियोल जो है वो जो डुप्लीकेट हुए थे वो अपोजिट पोल पे जाने लगे। और अब इस सेंट्रियोल की कहानी सुनो साथ साथ। ये सेंट्रियोल, इसके आसपास माइक्रोट्यूब्यूल के धागे आ गए तो इसे एस्टर बोलेंगे, और इसने स्पिंडल फाइबर भी निकाल दिए तो इसे माइटोटिक एपरेटस बोलेंगे। यही क्रोमोसोम को पकड़कर ये धागे तोड़ देंगे 2 भागों में। तो प्रोफेज के अंदर पूरे टाइम कंडेंसेशन चलता रहा, बस इतना ध्यान रखना। और ये जो सेंट्रियोल थे ये अपोजिट पोल पे जाने शुरू हो गए। अब मेटाफेज शुरू हुआ। कोई तुमसे पूछे कि जी मेटाफेज शुरू हो गया, हमें कैसे पता चलेगा? कहना द कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का पूरा टूट जाना इस बात का सबूत है कि मेटाफेज शुरू हो गया। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का गायब हो जाना और सारे सेल ऑर्गेनेल का गायब हो जाना इस बात का सबूत है, इस बात का मार्क है कि मेटाफेज शुरू हो गया। अब मेटाफेज में जितने भी क्रोमोसोम थे वो सेल में घूम रहे थे, ऐसी बाहर आ गए न्यूक्लियर से, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट गई। तो इन क्रोमोसोम को पकड़ा, इन क्रोमोसोम को पकड़ा और लाइन से लगा दिया ऐसे इक्वेटर पर। किसने लाइन से लगाया? सेंट्रियोल ने स्पिंडल फाइबर यहां काइनेटोकोर से पकड़ा, यहां काइनेटोकोर से पकड़ा, और हर क्रोमोसोम पे एक स्पिंडल फाइबर लग गया, एक इस तरफ एक इस तरफ। इसे मेटाफेज प्लेट बोलते हैं, इक्वेटोरियल प्लेट। और क्रोमोसोम को सबसे साफ देखा जा सकता है, सबसे बेहतर स्टडी क्रोमोसोम की मेटाफेज में ही करी जाएगी। उसके बाद जब इसको धागों ने पकड़ लिया, स्पिंडल फाइबर ने पकड़ लिया, तो ठीक इसके बाद अगला फेज शुरू हुआ। और अगला फेज क्या था? एनाफेज। एनाफेज में सेंट्रियोल, और सेंट्रियोल ने क्रोमैटिड को सेपरेट कर दिया। समझो यहां पर क्या हुआ। मेटाफेज में ये लाइन से लग गए थे। अब ये स्पिंडल फाइबर इसको ऊपर खींचेगा, ये स्पिंडल फाइबर इसे नीचे खींचेगा, एक क्रोमैटिड ऊपर एक क्रोमैटिड नीचे। मतलब इस वक्त ये 4 क्रोमोसोम थे। अब जब ये स्प्लिट होंगे तो 4 क्रोमोसोम थे 2 क्रोमैटिड के साथ। अब 4 क्रोमोसोम एक क्रोमैटिड के साथ ऊपर, 4 क्रोमोसोम एक क्रोमैटिड के साथ नीचे। तो एनाफेज में हो गए 8 क्रोमोसोम। और याद रख लो, ये बात बहुत अच्छे से याद रख लो, माइटोसिस के अंदर सारे नीट के क्वेश्चन हो जाएंगे इस बात से। माइटोसिस के अंदर
एनाफेज में क्रोमोसोम का नंबर डबल होता है। ना G1 में डबल हुआ, ना G2 में डबल हुआ, बस एनाफेज में डबल हुआ, और उसके बाद टीलोफेज में फिर वही हो गया। तो माइटोसिस के अंदर एनाफेज में क्रोमोसोम का नंबर डबल होता है। याद कर लो इस बात को बहुत अच्छे से। ये एनाफेज आया, उसके बाद अगला फेज आया टीलोफेज, और टीलोफेज के अंदर ये क्रोमोसोम ऊपर अपोजिट पोल पे पहुंच गए और दोबारा से क्रोमैटिन बन गए। कोई पूछे टीलोफेज में क्या हुआ, कहना एग्जैक्टली वही हुआ जो प्रोफेज में हुआ था, उसका अपोजिट, एग्जैक्टली उसका अपोजिट हो गया जो प्रोफेज में हुआ था। प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हुई थी, टीलोफेज में बन गई। प्रोफेज में क्रोमैटिन का धागा सुलझा था, इसमें दोबारा उलझ गया। प्रोफेज में क्रोमोसोम कंडेंस हुए थे, इसमें डीकंडेंस होगा। ये टीलोफेज हुआ। अब उसके बाद बड़ा आसान है, यहाँ एक फरो बनना शुरू होगा और साइटोकाइनेसिस हो जाएगा। साइटोकाइनेसिस एनिमल सेल में बाहर से अंदर की तरफ होगा, बाहर से अंदर की तरफ, और प्लांट सेल में अंदर से बाहर की तरफ। यहाँ सेल प्लेट बनेगी, क्योंकि इसके ऊपर सेल वॉल होती है, इसे तोड़ा नहीं जा सकता, इसकी शेप नहीं बदली जा सकती। तो अंदर कैल्शियम पैक्टेट का डिपोजिशन शुरू होगा, एक सेल प्लेट बनेगी और वो अंदर से बाहर की तरफ जाएगी और सेल दो में टूट जाएगा। यहाँ पर एनिमल सेल में एक फरो बननी शुरू होगी इस तरीके से, और ये फरो जुड़ती जाएगी और जाके दो सेल बन जाएंगे। बस ये था माइटोसिस। बस इतनी सी बात में तुम परेशान थे। माइटोसिस के अंदर एम फेज और इंटरफेज के 3 फेज, G1, S फेज और G2। G1 में मैक्सिमम ग्रोथ हुई है, मेटाबॉलिकली एक्टिव है और ट्रांसक्रिप्शन हुई है। S फेज में DNA का अमाउंट डबल हुआ है, क्रोमोसोम का नंबर डबल नहीं हुआ है और क्रोमैटिड का नंबर डबल हुआ है। तो अगर मैं तुमसे पूछूं अब कि एक सेल जिसके G1 में 50 क्रोमोसोम थे, उस सेल के G2 में कितने क्रोमैटिड होंगे, तो तुम कहोगे क्रोमैटिड होंगे 100, और क्रोमोसोम 50 ही रहेंगे, क्योंकि G1 से G2 में जाते में क्रोमोसोम का नंबर बदलता नहीं है। यहाँ क्रोमोसोम अगर 50 हैं तो यहाँ क्रोमैटिड भी 50 ही होंगे। G1 में एक क्रोमोसोम में एक क्रोमैटिड होता है, G2 में एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड होते हैं, और एनाफेज में उसको अलग कर दिया गया। टीलोफेज में 2 न्यूक्लियस बन गए और ये साइटोकाइनेसिस हो गया। अब माइटोसिस के अंदर बस एक बात जो आपको पढ़नी है वो ध्यान से सुनो। कुछ सेल ऐसे होते हैं जो G1 साइकिल को एग्जिट कर देते हैं, और जो सेल G1 साइकिल को एग्जिट कर दे वो G0 फेज में चला गया, क्वेश्चन फेज में चला गया। अब वो मेटाबॉलिकली एक्टिव तो है, अपने सारे काम कर रहा है, लेकिन वो डिवाइड नहीं कर रहा। तो कोई पूछे G0 में कौन सा सेल, कहना G0 में वो सेल जिसने G1 को एग्जिट कर दिया, वो डिवाइड नहीं कर रहा, और डिवाइड नहीं कर रहा तो DNA भी डबल नहीं करेगा, मेटाबॉलिकली एक्टिव है। हो सकता है फ्यूचर में कभी उसकी ज़रूरत पड़े तो डिवाइड कर जाए वो, लेकिन अभी वो डिवाइड नहीं कर रहा। उसके बाद जो बातें तुम्हें यहाँ से याद करनी है, इस पैराग्राफ से जो बातें तुम्हें याद करनी है वो ये है कि माइटोसिस एनिमल सेल में माइटोसिस सिर्फ डिप्लॉयड सेल में होता है, एक्सेप्ट मेल हनी बी। मतलब माइटोसिस एनिमल सेल में सिर्फ डिप्लॉयड सेल में होगा। मेल हनी बी एक ऐसा एक्सेप्शन है जिसमें हैप्लॉयड सेल में माइटोसिस हो जाएगा। और अगर प्लांट सेल है तो माइटोसिस हैप्लॉयड में भी हो सकता है और माइटोसिस डिप्लॉयड में भी हो सकता है। यहाँ पर माइटोसिस ख़त्म हुआ। तो माइटोसिस एक सेल से 2 एग्जैक्ट वैसे ही जीनोम वाले सेल बना देना, इसलिए माइटोसिस को हम इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। अगर 46 क्रोमोसोम 46 क्रोमैटिड एक सेल में थे तो आगे आने वाले 2 सेल बनेंगे जिनमें 46 क्रोमोसोम 46 क्रोमैटिड 46 क्रोमोसोम 46 क्रोमैटिड, हर क्रोमोसोम एक क्रोमैटिड के साथ। अब हम सीधे जाते हैं मियोसिस के ऊपर।
मियोसिस जो तुम्हें बहुत ज़्यादा परेशान करती है, ध्यान से सुनिए। पहले मैं तुम्हें समझा दूं कि मियोसिस दुनिया में आई क्यों है। दुनिया में नेचर को वेरिएशन चाहिए था, तो नेचर ने कहा भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराओ। क्या कराओ? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए चाहिए वेरिएशन। वेरिएशन चाहिए थी, इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करा। तो उसने कहा भाई, नेचर ने कहा 2 सेल को मिला दो, 2 सेल को मिला के 1 सेल बना दो। इसमें इसके भी कैरेक्टर आ जाएंगे, इसके भी कैरेक्टर आ जाएंगे। लेकिन यहाँ एक परेशानी हमारे सामने आई कि 46 क्रोमोसोम और 46 क्रोमोसोम को मिलाएं तो 92 बन जाए। ये 92 फिर आगे किसी 46 से मिलेगा या किसी 92 से मिलेगा और क्रोमोसोम नंबर बढ़ता जाएगा। ऐसे तो हर रिप्रोडक्शन के साथ क्रोमोसोम नंबर बढ़ जाएगा। तो इसलिए नेचर ने एक डिवीजन ईजाद करी जिसके अंदर ये रूल बन गया कि भाई रिप्रोडक्शन में कोई भी एरा गैरा सेल पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। रिप्रोडक्शन के लिए कुछ स्पेशल सेल बनेंगे जिन्हें हम गैमीट बोलेंगे, जिनका क्रोमोसोम का नंबर आधा होगा नॉर्मल सेल से। अगर किसी ऑर्गेनिज्म में डिप्लॉयड सेल 46 है, नॉर्मल सेल 46 है, तो उसके रिप्रोडक्टिव गैमीट जो होंगे वो 23 होंगे, ताकि जब ये दोनों मिले तो 46 दोबारा हो जाए। तो बस इस क्रोमोसोम के नंबर को आधा करने के लिए एक डिवीजन आई, रिडक्शनल डिवीजन। जिसे आप मियोसिस के नाम से जानते हैं। मियोसिस, रिडक्शनल डिवीजन, जो 46 क्रोमोसोम नंबर को आधा कर देगा। मियोसिस के अंदर भी वही सेल साइकिल होगी। ये डिवीजन फेज, ये एस फेज, ये G1, ये G2, बस इसके अंदर 2 फेज में होगा। ये मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकंड, और इस फेज को बोलेंगे इंटरकाइनेज। इंटरकाइनेज, ये पूरा था इंटरफेज। तो याद रखना, मियोसिस हुई 2 बार है, मगर उसमें भी एस फेज एक ही बार आया है। डीएनए रेप्लिकेशन एक ही बार हुई है, सेल डिवीजन 2 बार हुई है। तो हम करेंगे क्या, बहुत ध्यान से सुनिए। मियोसिस फर्स्ट में, तो मैं पहले तुम्हें ओवरव्यू दे दूं। मियोसिस फर्स्ट में सेल के अंदर जो हर क्रोमोसोम का पेयर है, 46 क्रोमोसोम मतलब 23 पेयर, पहले इस पेयर को अलग करेंगे। और मियोसिस सेकंड में जो 23 क्रोमोसोम थे उनका क्रोमैटिड आधा करेंगे, ऐसे क्रोमैटिड आधा कर देंगे, वही स्पिंडल फाइबर लगा के। तो मियोसिस फर्स्ट में क्रोमोसोम का नंबर आधा हो जाएगा, होमोलोगस क्रोमोसोम को अलग कर देंगे। अब मियोसिस की डिटेल समझते हैं, ज़रा ध्यान दो इधर। तो सबसे पहले मैं पढ़ने जा रहा हूँ मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट में वही न्यूक्लियस का डिवीजन, कैरियोकाइनेसिस, और कैरियोकाइनेसिस के वही 4 फेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। लेकिन क्योंकि ये मियोसिस फर्स्ट के फेज है तो मैं इसको बोलूँगा प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट। और इसका मोस्ट ड्रामेटिक फेज प्रोफेज फर्स्ट है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर रिकॉम्बिनेशन होती है। भाई मियोसिस डिवीजन आई ही वेरिएशन के लिए थी, तो नेचर ने कहा इस डिवीजन को अपने आप में ऐसा बना दो कि इसके होते वक्त भी कुछ ना कुछ जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो जाए, कुछ ना कुछ रिकॉम्बिनेशन हो जाए, जिसे हम क्रॉसिंग ओवर बोलेंगे। तो अब ज़रा प्रोफेज फर्स्ट को समझो बहुत ध्यान से, उसके बाद इसे पढ़ने आएंगे वापस। प्रोफेज फर्स्ट, जिसको हमने 5 फेज में बांटा है। सबसे पहला फेज लिप्टोटीन, दूसरा जाइगोटीन, तीसरा पैकेटीन, चौथा डिप्लोटीन और 5वां डाइकाइनेसिस। याद रहे, क्योंकि हम प्रोफेज पढ़ रहे हैं तो इसका शुरुआत वही होगी जो प्रोफेज की शुरुआत होती है, इसका आखिर भी वही होगा जो प्रोफेज का आखिर होता है। इसके बीच में बहुत सारे इवेंट होंगे और उन इवेंट के आधार पर हमने इसको बांट दिया। कोई पूछे लिप्टोटीन में क्या हुआ, कहना लिप्टोटीन में तो क्योंकि ये प्रोफेज फर्स्ट की शुरुआत है तो बस सिर्फ कंडेंसेशन होगा।
ये मान लो एक सेल, इस सेल के अंदर न्यूक्लियस और क्रोमोसोम कंडेंस होना शुरू हो रहा है, क्रोमैटिन अनटैंगल्ड होना शुरू हो रहा है। उसके बाद अगला फेज आया जाइगोटिन। कोई पूछे जाइगोटिन में क्या हुआ, कहना जाइगोटिन में ये सेल, ये न्यूक्लियस और तलाश शुरू हो गई। क्या शुरू हो गई? तलाश। किस चीज़ की तलाश? होमोलॉगस क्रोमोसोम। होमोलॉगस क्रोमोसोम साथ में आने शुरू हो गए जाइगोटिन में। एक क्रोमोसोम ऐसा जिसके ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, उसके जैसा दूसरा क्रोमोसोम जिस पे वही इन्फॉर्मेशन लिखी हो। भाई इंसानों के अंदर क्रोमोसोम पेयर में होते हैं। एक क्रोमोसोम का सेट उसकी मदर से आया होता है और एक क्रोमोसोम का सेट उसके फादर से आया होता है, और ये दोनों होमोलॉगस होते हैं। जो इन्फॉर्मेशन इस क्रोमोसोम पे लिखी है वही इन्फॉर्मेशन इस क्रोमोसोम पे लिखी होगी। जाइगोटिन में ये करीब आए, और ताकि ये बाद में अलग ना हो सके, दुनिया इन्हें अलग ना कर दे, ढूंढ रहे थे एक दूसरे को, तो ये अलग ना हो सके, इन्होंने अपने बीच में एक कॉम्प्लेक्स बना लिया, और उस कॉम्प्लेक्स का नाम था साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। दो क्रोमोसोम, होमोलॉगस क्रोमोसोम साथ में कनेक्ट हो गए, बीच में केमिकल बन गया साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, और इस केमिकल के बनने को बोलते हैं साइनेप्सिस। इस केमिकल के बनने को बोलते हैं साइनेप्सिस। और अब इस स्ट्रक्चर को देखो बहुत ध्यान से। इस स्ट्रक्चर को बोला गया है बाईवैलेंट। क्यों बोला गया है बाईवैलेंट? क्योंकि दो क्रोमोसोम है इसके अंदर। बाईवैलेंट इज हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। जितने क्रोमोसोम होंगे उससे आधा बाईवैलेंट बनेंगे। भाई अगर 20 चिड़िया हैं तुम्हारे पास तो 10 पेयर होंगे ना, तो 20 क्रोमोसोम में 10 बाईवैलेंट। और इसी स्ट्रक्चर को टेट्राड बोला गया है। टेट्राड क्यों बोला गया? क्योंकि 4 क्रोमैटिड है इसके अंदर। 2 क्रोमोसोम है इसलिए बाईवैलेंट बोला गया है, और 4 क्रोमैटिड है इसलिए टेट्राड बोला गया है। तो जाइगोटिन के अंदर क्या क्या हुआ? साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बना, साइनेप्सिस हुआ, बाईवैलेंट दिखा, टेट्राड दिखा। अब इस प्रोफेज फर्स्ट का सबसे लंबा फेज आ गया, जिसका नाम था पैकेटिंग, जिसके अंदर बहुत ध्यान से सुनना, ये न्यूक्लियस और ये 2 क्रोमोसोम, ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड हैं आपस में, एक क्रोमोसोम की है। ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड हैं आपस में, एक क्रोमोसोम की। तो जब मैं इसकी और इसकी बात करूंगा तो मैं कहूंगा नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच में जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो गया। ये एक दूसरे से बोले भाई थोड़ी इन्फॉर्मेशन तेरे पास है वो मुझे दे दे, मेरी इन्फॉर्मेशन तू ले ले, और इस जगह पे जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो गया। बस इस प्रोसेस को बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर, और इसी प्रोसेस में हुआ है रिकॉम्बिनेशन। और रिकॉम्बिनेशन कराया है एक एंजाइम ने जिसका नाम है रिकॉम्बिनेज। क्रॉसिंग ओवर हो गया, रिकॉम्बिनेशन हो गया। रिकॉम्बिनेशन कराया किसने? रिकॉम्बिनेज ने। अब उसके बाद पैकेटिन के बाद अगला फेज आया, इसका नाम है डिप्लोटीन। अब जरा ध्यान से सुनो, डिप्लोटीन के अंदर जब पैकेटिन के अंदर क्रॉसिंग ओवर हो गया, लेन देन हो गया जेनेटिक मटेरियल का, तो अब डिप्लोटीन के अंदर ये दोनों होमोलॉगस क्रोमोसोम अभी अलग होना चाहते हैं। भाई ये करीब तो ऐसे आए थे जैसे कभी अलग ही नहीं होंगे, इन्होंने बीच में केमिकल भी बना लिया था, लेकिन अब जैसे ही जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हुआ, अब इनके बीच में जो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बना था वो डिसॉल्व हो गया। डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। डिप्लोटीन के अंदर साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जब डिसॉल्व हो गया तो अब बस ये उस जगह से जुड़े रह गए जहां से क्रॉसिंग ओवर हुआ था, रिकॉम्बिनेशन हुआ था, जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हुआ था, और इस जगह को बोला कैज़मेटा। इस जगह को नाम दिया गया है कैज़मेटा। उसके बाद प्रोफेज फर्स्ट का आखिरी फेज आ गया जिसका नाम था डाइकाइनेसिस। और याद रहे डाइकाइनेसिस प्रोफेज का आखिरी फेज है, तो इसमें सारी वो चीज़ें होंगी जो प्रोफेज के आखिर में होती हैं। और एक चीज़ और होगी, मानो ये क्रोमोसोम दूर जाना चाहते हैं और ये जुड़े हुए एक्स स्ट्रक्चर से, कैज़मेटा से, तो जब मैं इसको इधर से खींचूंगा, अपने हाथ को इधर से खींचूंगा,
तो ये एक्स स्ट्रक्चर ऊपर की तरफ जाएगा, इसको बोलते हैं टर्मिनलाइजेशन ऑफ कैज़मेटा। क्या बोलते हैं इसे? टर्मिनलाइजेशन ऑफ कैज़मेटा। तो डाईकाइनेसिस के अंदर ये न्यूक्लियस जो कि पूरा टूटना ख़त्म होने वाला होगा, मतलब टूट चुका होगा अभी ये पूरा डाईकाइनेसिस के बाद, और ये एक्स स्ट्रक्चर कोने की तरफ आएंगे। तो डाईकाइनेसिस में आप लिखेंगे कि इसके अंदर होता है टर्मिनलाइजेशन ऑफ कैज़मेटा, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी गायब हो जाएगी इसके अंदर। और उसके बाद अगला फेज शुरू हो जाएगा, प्रोफेज फर्स्ट के बाद वाला फेज, इसका नाम है मेटाफेज फर्स्ट। इसका नाम है मेटाफेज फर्स्ट। अब ज़रा ध्यान से सुनिए, मेटाफेज फर्स्ट के अंदर मेटाफेज फर्स्ट के अंदर क्रोमोसोम पेयर में इक्वेटोरियल प्लेट पे लग जाएंगे। यहाँ सबसे बड़ा फ़र्क है माइटोसिस के मेटाफेज में और मेटाफेज फर्स्ट में, मियोसिस के मेटाफेज में। वहाँ पर क्रोमोसोम लाइन से लगे थे 46, यहाँ क्रोमोसोम के पेयर लाइन से लग गए, और हर क्रोमोसोम के ऊपर एक स्पिंडल फाइबर है। तो अब जब स्पिंडल फाइबर इसे खींचेंगे तो क्रोमोसोम के पेयर अलग होंगे और नंबर आधा हो जाएगा। जैसे मान लो इस वक्त ये 8 क्रोमोसोम है, तो 4 क्रोमोसोम ऊपर 4 क्रोमोसोम नीचे, 4 क्रोमोसोम ऊपर 4 क्रोमोसोम नीचे, और अगला फेज शुरू हो जाएगा जिसका नाम है एनाफेज फर्स्ट। एनाफेज फर्स्ट के अंदर ये सेंट्रोजोम और ये क्रोमोसोम इस कोने पर आ गए, और कुछ क्रोमोसोम इस पोल पर आ गए। उसके बाद टीलोफेज फर्स्ट आया। टीलोफेज फर्स्ट में वही हुआ जो प्रोफेज में होता है, उसका अपोजिट हुआ। 2 न्यूक्लियस बन गए, क्रोमैटिन दोबारा से टैंगल्ड हो गया, डीकंडेंस हो गया, और अब इस न्यूक्लियस के अंदर 23 क्रोमोसोम है। हमने क्रोमोसोम का नंबर आधा कर दिया है मियोसिस फर्स्ट के बाद, और हर क्रोमोसोम में 46 क्रोमैटिड हैं। इसमें भी हर क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड, मतलब टोटल 46 क्रोमैटिड। इसमें भी 23 क्रोमोसोम और 46 टोटल क्रोमैटिड। अब टीलोफेज फर्स्ट पूरा हो गया है तो साइटोकाइनेसिस होगी, और साइटोकाइनेसिस बाहर से अंदर की तरफ एनिमल सेल में, प्लांट सेल में अंदर से बाहर की तरफ, और ये 2 सेल बन गए। मान लो ये 2 सेल बन गए, इनके अंदर ये क्रोमैटिन, और इसको बोला है डायाड। इसको बोला है डायाड। अब जब डायाड बन गया, ये डायाड बन गया, तो यहां से शुरू होगी मियोसिस सेकंड। मियोसिस सेकंड में हम याद रहे अभी क्या करा था हमने, ये 23 क्रोमोसोम 46 क्रोमैटिड, 23 क्रोमोसोम 46 क्रोमैटिड। अब हम क्रोमैटिड को आधा करेंगे, मतलब आपसे कोई पूछे मियोसिस सेकंड में क्या होता है, बिल्कुल शॉर्ट में सुन लो। कहना मियोसिस सेकंड में एग्जैक्टली वही होगा जो माइटोसिस में हुआ था, बस माइटोसिस में वो हुआ था 46 क्रोमोसोम के साथ, और मियोसिस सेकंड में वो होगा 23 क्रोमोसोम के साथ। ये एक सेल दिखा रहा हूं मैं यहाँ पर, ज़रा ध्यान दो। मियोसिस सेकंड के अंदर प्रोफेज सेकंड में न्यूक्लियस में वही कंडेंसेशन शुरू हुआ, क्रोमोसोम बनने शुरू हो गए। उसके बाद मेटाफेज सेकंड आया। मेटाफेज सेकंड में 23 क्रोमोसोम लाइन से लग गए। सेंट्रियोल ने अपने स्पिंडल फाइबर से उनको पकड़ा, हर क्रोमोसोम पे 2 स्पिंडल फाइबर लग गए। उसके बाद एनाफेज सेकंड के अंदर ये क्रोमैटिड सेपरेट हो गए, जैसे माइटोसिस के एनाफेज में हुई थी। एनाफेज फर्स्ट में नहीं, एनाफेज फर्स्ट में पेयर अलग हुए थे क्रोमोसोम के, एनाफेज सेकंड में क्रोमैटिड अलग होंगे। और ये सेंट्रियोल, जैसे इस वक्त ये 5 क्रोमोसोम है, तो 5 क्रोमोसोम अब ऊपर, 5 क्रोमोसोम नीचे, एक एक क्रोमैटिड के साथ। उसके बाद टीलोफेज सेकंड आया।
और टेलोफेज सेकंड में 2 न्यूक्लियस बन गए फिर से। इस बार इसमें 23 क्रोमोसोम है और 23 ही क्रोमैटिड है। इसमें 23 क्रोमोसोम है और 23 ही क्रोमैटिड है। मतलब हमने अब ये 2 सेल इससे बन गए, हमने मतलब 4 सेल बना लिए हैं। हर सेल में 23 क्रोमोसोम, 23 क्रोमैटिड। वो जो जीवन से शुरू करा था हमने मियोसिस से पहले, उसमें 23 नहीं 46 क्रोमोसोम थे और 46 क्रोमैटिड थे। अब बिल्कुल आधा हो गया, 23 क्रोमोसोम, 23 क्रोमैटिड। उसके बाद मैं आपको कुछ शॉर्ट में कुछ लाइन बता रहा हूँ, उसको याद कर लो, सारे न्यूमेरिकल हो जाएंगे इसके। माइटोसिस में G1 में G2 में क्रोमोसोम का नंबर सेम रहेगा, एनाफेज में डबल हो जाएगा। मियोसिस में G1 में G2 में क्रोमोसोम का नंबर सेम रहेगा, एनाफेज फर्स्ट में भी सेम रहेगा, एनाफेज सेकंड में भी सेम रहेगा। दोबारा सुन लो, माइटोसिस में G1 में G2 में सेम रहेगा, एनाफेज में डबल होगा। मियोसिस में G1 में G2 में, एनाफेज फर्स्ट में, एनाफेज सेकंड में, सब में क्रोमोसोम का नंबर सेम रहेगा। टेलोफेज सेकंड के बाद मियोसिस सेकंड पूरी हो गई। सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस है ये जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन करवाता है। और बड़ी अजीब लाइन लिखी हुई, कह रहे हैं पैराडॉक्सिकली जिसे आप रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं, वो क्रोमोसोम का नंबर सेम रखने के लिए आई थी। भाई यही तो मैंने बताया था शुरू में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ताकि 2 सेल मिलने के बाद भी क्रोमोसोम का नंबर 46 ही रहे, इसलिए हमने रिडक्शनल डिवीजन करवाई थी। मुझे उम्मीद है आपको 1 शॉट में ये सेल साइकिल, सेल डिवीजन समझ में आ गया होगा। आज की क्लास समाप्त होती है।